लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि उसे आने वाले दिनों में देश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता की नाराजगी देखने को मिल सकती है और ये नाराजगी साफ तौर पर कई जमीनी मुद्दों से जुड़े हुए लोगों की है। ये जमीनी मुद्दे कहीं पर शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कहीं रोजगार से, तो कहीं प्राइवेटाइजेशन जैसे मुद्दे भी सरकार के लिए समस्याएं बने हुए हैं। और इन्हीं सबके बीच में एक सबसे अहम मुद्दा है और वो है ओल्ड पेंशन स्कीम का। ये ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। कभी कुछ ऐसे बयान आ जा रहे हैं जिसकी वजह से सरकार के सामने चुनौतियां खड़ी हो जा रही हैं कि आखिर उन बयानों के बदले सरकार इन सरकारी कर्मियों को क्या बताए। बीते दिनों टीबी सोमनाथन की तरफ से दिए गए बयान जिसमें यह कहा गया था कि ओपीएस अब बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकती, उसके एवज में सरकारी कर्मियों ने अपनी नाराजगी हर प्रदेश में जताई थी और बड़े पैमाने पर उनका रोष देखा गया था। कई जगहों पर यह भी कहा गया था कि टीबी सोमनाथन सरकारी कर्मचारी हैं, वो खुद पेंशन ले रहे हैं और सरकार उनसे जो कहती है वो करते हैं, तो क्यों हम जैसे सरकारी कर्मियों के साथ इस तरह से दोहरा भेदभाव किया जा रहा है। हम कुछ और तो नहीं मांग रहे हैं, हम अपने हक की बात ही सरकार से कह रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में भी सरकार बिल्कुल से मौन है। इसको लेकर के सरकार कुछ भी बोलती कहती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में हमारी टीम भी लगातार ओपीएस के मुद्दे पर सरकारी कर्मियों से और अलग अलग संगठनों से बात करती हुई नजर आई है और सब जगहों पर सरकारी कर्मियों की नाराजगी देखने को मिली है। साफ तौर पर इन लोगों ने कहा है कि जैसे ही उनके प्रदेशों में चुनाव होगा वो ये बता देंगे कि सरकार के लिए ओपीएस जो मुद्दा सबसे छोटा है वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर के हमारी टीम ने आज एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह से बात की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनकी तरफ से लगातार प्रयास है कि अलग अलग राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार से मुलाकात हो सके और मुलाकात के बाद ओपीएस को लेकर के कोई रास्ता बनाया जा सके। लेकिन अभी तक उनके हाथ खाली हैं। उन्होंने ये कहा कि न्यू पेंशन स्कीम का हवाला तो दिया जा रहा है लेकिन उससे सरकारी कर्मियों को कोई भी लाभ नहीं है। हमारी टीम लगातार केंद्र सरकार के नुमाइंदों से मुलाकात कर रही है और मुलाकात करके रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार हमें ना जवाब में मिल रहा है। मनजीत सिंह ने और कुछ क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मनजीत जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। हाल ही में बहुत सारी खबरें ऐसे देखी गई और हर न्यूज़पेपर पे, हर न्यूज चैनल पे, इवन सोशल मीडिया पे खबर बहुत ज्यादा चल रही है कि सरकार अर्धसैनिक बलों को ओपीएस दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, ये कहाँ तक सही है? सही नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इट्स लाइक अ क्राइम। जी, मतलब आप ये सोचिए कि जो सैनिकों को अगर आप पेंशन दे रहे हैं, एक तरफ तो आपने सैनिकों के आधार पर ही अर्धसैनिकों की भर्ती की, जी, वो भी बॉर्डर पर गोली खाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, पता नहीं चलता, हम सुरक्षित उन्हीं की वजह से हैं। जी, तो ऐसे लोगों को एटलीस्ट 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल और 60 साल की उम्र तक जो लोग नौकरी करते हैं और डायरेक्ट देश की सेवा करते हैं, उनको अगर सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है, बताइए। जी, ये तो मतलब इससे ज्यादा दुर्भाग्य, मतलब हाई कोर्ट दे रहा है आपको जस्टिस और उसके खिलाफ आप एक पिटीशन दायर कर रहे हो, उसके खिलाफ आप स्टे लेकर के आ रहे हो, ये तो शर्मनाक है ना। जी, ये तो अपराध है उनके, उनका कौन बनना चाहेगा ऐसे। ऐसे तो कल को लोग कहेंगे कि किस सरकार के लिए, किस देश के लिए हम काम करें, जब हमारी सिक्योरिटी की, हमारे परिवारों की सुरक्षा की चिंता इनको है नहीं, तो ये तो प्राइवेट कंपनी हुई। जी। मनजीत जी, पुरानी पेंशन बहाली ओपीएस मुद्दे पर गठित एनपीएस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट पर जानकारी लेने आप लोग वित्त मंत्रालय पहुंचे थे, तो क्या कुछ निकल कर सामने आया था? देखिए, एक साल, बल्कि मैं कहूँ कि 1.5 साल से ज्यादा हो गया कमेटी को बने हुए। पूरे देश के लिए इंतजार कर रहे हैं, हम बार बार कोशिश करते हैं कि पता चल सके कि कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी, जबकि कमेटी की रिपोर्ट, सरकारी सूत्रों द्वारा जो बात पता चली है कि कमेटी की रिपोर्ट तैयार है लेकिन अभी पब्लिश नहीं की जा रही है। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकार जब पब्लिश तभी नहीं करती है जब उसके मन में कोई खोट हो, उसको लगता हो कि जो ये कर्मचारियों का इतना बड़ा जो समूह है वो कन्विंस नहीं हो पाएगा। कन्विंस नहीं हो पाएगा इसका मतलब आप वो देना नहीं चाहते जिसके वो हकदार हैं।
तो अभी हम 3-4 दिन पहले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री गए थे, हमने पता लगाने की कोशिश की, तो सरकार ने कुछ भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए हर अधिकारी को निर्देश दे रखे हैं कि कमेटी को लेकर के कोई इंफॉर्मेशन जारी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जैसे कि उनकी बातों से लग रहा है, लोगों से हम मिले वहां पर, तो ये लग रहा है कि हाँ, सरकार कोशिश में ये है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले कुछ कमेटी की संस्तुतियों को वो जारी कर पाए। लेकिन उसको एक डर ये भी है कि अगर पब्लिक नहीं मानी, एम्प्लॉइज नहीं मानेंगे और उनकी कमेटी की रिपोर्ट आ गई तो फिर उनके लिए महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव और घातक हो सकते हैं। तो इस पर सरकार एक डिसीजन लेना चाहती है कि क्या इन चुनाव से पहले कमेटी की रिपोर्ट को जारी करें या इन चुनावों के नतीजे के बाद करें। मेरा तो सीधा सीधा ये कहना है कि अगर आपकी मंशा साफ नहीं है तो रिपोर्ट जारी नहीं करोगे तो भी महाराष्ट्र, हरियाणा में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, और अगर आपने गलत जारी करी, अगर आप हमारे फेवर में नहीं दिख रहे हैं तो भी आपको नुकसान उठाने पड़ेंगे। जी मंजीत जी, आपने बात की चुनाव की, और लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सभी ने देखा है और कर्मचारियों का ही बोलबाला रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में। आपने देखा परिणाम कैसा आया है, जो सत्ता पक्ष में पार्टी आई है किस तरह से वो सत्ता पक्ष में आई है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ कर्मचारियों का रहा है। और कर्मचारी लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब विधानसभा चुनाव लगे हुए हैं, उपचुनाव लगे हुए हैं, और इसमें कर्मचारी फिर से अपना दम दिखाएंगे, अपनी वोट के दम पे सरकार को झुका के रहेंगे। और हरियाणा और महाराष्ट्र की बात आपने की, वहाँ पे कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी अभी हाल ही में बात हुई थी, महाराष्ट्र के भी जो ओपीएस के कर्मचारी, उनसे भी बात हुई, हरियाणा में भी बात है। वो लोग साफ साफ यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब वो लोग अपनी वोट से सरकार को हराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। आज की डेट में अगर हरियाणा की बात करूं तो मैं तकरीबन 2 लाख कर्मचारी हैं। 2 लाख कर्मचारी का मतलब मोटा मोटा 10 लाख वोट हैं। और हरियाणा बहुत छोटा सा स्टेट है, इतना छोटा कि हर विधानसभा चुनाव पर तकरीबन 10,000 वोट इम्पैक्ट करते हैं। और सरकार को समझना होगा कि ये जो 10,000 वोट हैं, ये जब इम्पैक्ट डालेंगे गवर्नमेंट के फेवर में या गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ये 20,000 वोट का इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। और वहीं अगर बात करूं, महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है, यूपी जैसा स्टेट है, बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ भी कर्मचारियों की संख्या ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, मोर देन 5 लाख है। तो सरकार को ये कान खोल करके अपने दिमाग के कान भी खोल लेने चाहिए कि अब 20 साल हो चुके हैं एनपीएस को इम्प्लीमेंट किए हुए। आप 20 साल में एनपीएस को ठीक नहीं कर पाए तो अब आपसे उम्मीद करना, अगर आप बड़ा कोई फैसला नहीं लेते तो आपसे उम्मीद करना ही बेईमानी होगी। और इसका जो खामियाजा है आपको डेफिनेटली, ये जो 20-20 हजार के जो वोटों के जो परिवार है हर विधानसभा सीट पर, तो आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी भी अब चाह रहा है कि अगर सरकार सुनना नहीं चाह रही तो ठीक है, सरकार ही बदल जाएगी, आप नहीं रहेंगे सत्ता में, कोई तो सुनेगा आकर के, आप नहीं सुनेंगे, दूसरा आएगा, दूसरा नहीं, तीसरा आएगा, सुनना तो पड़ेगा। जी मंजीत जी, ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, तमाम सभी मंत्रियों के लिए अगर ओपीएस अच्छी है तो कर्मचारियों के लिए खराब कैसे हो सकती है? सोचने वाली यही बात है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आप जितनी बार सांसद बनते हैं, जितनी बार आप विधायक बनते हैं, हर बार की आप एडिशनल पेंशन ऐड करा लेते हैं अपनी पेंशन में। कई प्रकाश सिंह बादल जी 4.5 लाख रुपए से ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है जो 2-3 बार सांसद बना हो और मोटी मोटी पेंशन ना ले रहा हो। ये करोड़ों खर्च करके सदन में पहुंचते हैं और वहां से फिर पेंशन भी उठाते हैं। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे जिला जज 15-15 हजार की पेंशन पा रहे हैं, सरकार इस तरफ ध्यान दे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान अपने जो है मजिस्ट्रेट्स की तरफ पहुंच गया, जस्टिसेस की तरफ पहुंच गया, लेकिन 10 साल से लोग आंदोलन कर रहे हैं, कर्मचारी कर रहे हैं, अर्धसैनिक बल कर रहे हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है हिंदुस्तान में कि आप अपने में थपथपा लेते हो, 3 पेंशन लेनी की 4 पेंशन लेनी है, हर बार पेंशन बढ़ा लेते हो, आप दुनिया भर के अपने लिए भत्ते मंजूर कर लेते हो। और एक कर्मचारी जो 30 साल, 35 साल, 40 साल देश की सेवा करता है, उसको आप पेंशन की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं हो। मजाक है ये कोई? 85 लाख इस देश को कौन चलाता है? कोविड में भी जरूरत पड़ गई, किसको लगाया आपने? एयरपोर्ट पे लगाने वाले आपके कर्मचारी थे, रेल स्टेशन पे लगाने वाले आपके कर्मचारी थे, आपके जितने भी अस्पताल है वहाँ काम करने वाले सरकारी कर्मचारी थे। आपने गली गली में जाकर के लोगों की सेंसस कराई, तब कर्मचारी थे। आपने लोगों को मिटा जुटाया कि कौन बीमार है, कौन नहीं बीमार है, किसको क्या है, खांसी आ रही, जुकाम है, बुखार है, तब वो सरकारी मास्टर थे या दूसरे कर्मचारी थे। और उन लोगों जिनकी
जान जोखिम में आप डालते हो हर बार। जब भी कोई भारत में आपदा आती है, आप पीएम केयर के नाम पर 1 दिन का 2 दिन का सैलरी काट लेते हो। कोविड पेंडेमिक आया, 18 महीने का आपने डीए रोक दिया सरकारी कर्मचारी का। क्या आपकी हिम्मत थी प्राइवेट कर्मचारियों का डीए काटने की? क्या आपकी हिम्मत थी प्राइवेट कर्मचारियों से वेतन मांगने की कि आप 2 दिन की सैलरी दे दीजिए? लेकिन जो सरकारी कर्मचारी जिस पर आप इतना कुछ कर लेते हैं, जो देश के लिए ढाल बन करके खड़ा हो जाता है, आप पेंशन देने के समय मुंह फेर लेते हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कर्मचारियों के पास भी वोट है, उनकी भी पसंदीदा पार्टियां हो सकती हैं, हो सकता है जरूर दिखाएंगे अगर सरकार नहीं सुनेगी। अभी तो हमें उम्मीद है कि इस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी 10-15 दिन में, लेकिन नहीं आती है तो जाहिर सी बात, अक्टूबर में अगर चुनाव है तो सितंबर में इसका फैसला हो जाएगा। कर्मचारी खिलाफ करेगा, जाहिर सी बात है। जी मंजीत जी, आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? किस तरह से आप लोग ओपीएस बहाल कराने के लिए क्या कुछ सोच के रखे हैं? देखो, मैं हर बार एक बात कहता हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब बस इतना है कि जितनी नौकरी के बाद जितनी पेंशन की गारंटी थी जिस राज्य में, जो रूल्स थे, आप वही रूल्स की सुविधा दे दीजिए। कोई 20 साल की नौकरी करके रिटायर होता है तो वो कॉर्पस पे उसकी 2000-3000 पेंशन बन रही है, तो आप उस पेंशन को अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, जितनी आपके यहाँ अगर वो ओपीएस में रिटायर होता उतनी पेंशन दीजिए, डीए का उसको सुविधा दीजिए। अगर पे कमीशन आता है तो पे कमीशन का लाभ दीजिए। आप अपना पैसा वापस ले जाओ, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ले जाओ, और चाहे आज से बंद कर दो। भाई कोई आदमी 30-35 साल नौकरी करेगा तो 30-35 साल तक आपको 14% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। हम कह रहे हैं वो जितना भी इकट्ठा हो जाए, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप वापस ले लो। उसकी जितनी पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुरूप बने, उसको उतनी पेंशन देना शुरू कर दीजिए। आपका रेवेन्यू घूम करके आप ही के पास पहुंच जाएगा। आप एक तरफ कहते हैं कि ये इकोनॉमिक बर्डन है तो 14% क्यों एक्स्ट्रा दे रहे हो आप? 14% लो, आप वापस ले लो उस दिन, जबकि वो पैसा आपके पास नहीं जाता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओपीएस हमारा नाम से मतलब नहीं है। ओपीएस की जो आत्मा थी वो थी कि कुछ साल की सर्विस करने पर पेंशन की गारंटी, और पेंशन की गारंटी मतलब बेसिक सैलरी के अनुपात में डियरनेस अलाउंस के साथ में, वो गारंटी आप हमें दे दो। नाम चाहे नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम रख दो, चाहे नेशनल पेंशन सिस्टम चलने दो, चाहे कुछ और नाम रख दो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, और चाहे उसका आप ओल्ड पेंशन स्कीम नाम रख दो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है उसके प्रावधान, वो आप हमें दे दीजिए। जी मंजीत जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। लगातार ओपीएस को लेकर के सरकारी कर्मियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। अलग अलग प्रदेशों में ये सरकारी कर्मी अब सरकार के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने हरियाणा की भी वो तस्वीर देखी होगी जहां पर सरकारी कर्मचारी काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। हरियाणा के सरकारी कर्मियों ने साफ तौर पर इस बात का भी ऐलान किया है कि आने वाली 5 सितंबर को वो मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी ओपीएस को लेकर के सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार को ओपीएस के मुद्दे पर कोई रास्ता जरूर बनाना होगा। अगर रास्ता नहीं बनता है तो राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि सरकारी कर्मियों ने साफ तौर पर यह बात कही है कि हम वोट उसी को देंगे जो हमें पुरानी पेंशन देगा। टेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।